हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विदा। तो आज यहाँ पर बीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए जाएंगे। ये जो पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड है और ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। ये पेपर 2021-22 में कराया गया था, ये जो सेशन था, और ये दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसकी कोर्स टाइटल क्या है? थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एंड पेपर आईडी क्या है? PHY 104। तो आप अपने क्वेश्चन में पेपर कोड में डाल लीजिएगा। अगर आपके पेपर से पेपर कोड मिल रहा है, इट मीन्स कि ये पेपर आपके यहाँ भी वैलिड होगा। ओके, वैसे ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। डिटेल में सॉल्व करेंगे हम इसे। चलिए इस पेपर के बारे में कुछ और डिटेल में डिस्कशन आपसे कर लेते हैं। तो जो ये पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है और इसमें टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 40 हैं। हमने यहाँ पे इस पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पार्ट 1 में ओनली हम 1 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिटेल में। इस पेपर की जो टाइम थी वो थी 1.5 आवर। टोटल 40 क्वेश्चन की जो टाइमिंग थी वो 1.5 आवर थी और इस पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स डिसाइड किया गया था वो था 60। लेकिन यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल 1 से 20 तक सॉल्व करेंगे 1 पार्ट में, और इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें 21 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि डिटेल सोल्यूशन देने में होता क्या है कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, तो इसलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पार्ट 1, जो कि डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एलईडी। एलईडी जो होती है उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होती है? एलईडी की ब्रेकडाउन वोल्टेज की रेंज फिक्स होती है। तो इसका तो सीधा सा जवाब है 0.1 to 0.3 तक, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा ए। ओके, 0.1 to 0.3 वोल्ट तक ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है एलईडी की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द डायोड वर्किंग एज वेरिएबल कैपेसिटर इज। ऑप्शन क्या है? टनल डायोड, एलईडी, वैरेक्टर डायोड एंड फोटो डायोड। पूछा है कि जब डायोड वेरिएबल कैपेसिटर की तरफ वर्क करने लगता है तो अब हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं वैरेक्टर डायोड। ओके, क्या कहते हैं? वैरेक्टर डायोड कहते हैं। वैरेक्टर डायोड के और भी नाम है, जैसे हम इसे कहते हैं वेरी कैप। ओके, और इसके क्या नाम है? वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। ओके, और भी इसका एक नाम है ट्यूनिंग डायोड। ठीक है, ये हम बस इसलिए बता दे रहे हैं कि कभी कभी इस नाम से भी पूछे जाते हैं, तो आपको अगर आता है एग्जाम में इन सभी नाम से भी तो आप इसको जानते रहिए। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और बता देते हैं। ये वैरेक्टर डायोड जो होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। जब हम क्या करते हैं, इसमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसका जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है? लगातार चेंज होता रहता है। क्या कहा मैंने? जब हम इसमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसका जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो चेंज होता रहता है। ठीक, ये ऑलवेज ऑपरेट होता है रिवर्स बायस स्टेट में। ठीक है, और जब ये रिवर्स बायस स्टेट में ऑपरेट होता है इसीलिए ये बिहेव कैसे करता है? एक्ट एज अ कैपेसिटर ये बिहेव करता है। ओके, ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। वैसे अगर आपको डायरेक्ट आंसर जाना है तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, वैरेक्टर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है द फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन लाइज। पूछा है कि फर्मी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ पे होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है बिटवीन कैपेसिटर एक्सेप्टर लेवल एंड कंडक्शन बैंड। सेकेंड ऑप्शन दिया है बिटवीन डोनर लेवल एंड कंडक्शन बैंड। थर्ड ऑप्शन दिया है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और फोर्थ ऑप्शन जो दिया है वो दिया है बिटवीन एक्सेप्टर लेवल एंड वैलेंस बैंड लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया है वो लिखा है बिटवीन एक्सेप्टर लेवल एंड वैलेंस बैंड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो 3 का ऑप्शन कौन सा है? डी है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए हम यहाँ नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसके डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। ओके,
मतलब कंप्लीट थियरी आपको मिल जाएगी, विथ नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके डिस्कस कीजिएगा। यहाँ चूंकि MCQ है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है अ ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। पूछा है कि जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है तो वहां पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। जो 4 कंडीशन दी है इसमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट है ए, ठीक है। फोर्थ का ए है। अब ये कैसे है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जो एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर में होता है इज द ऑपरेशनल स्टेट वेयर द बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्शन बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। ओके, तो इस रीजन में क्या होता है, जो बेस इमीटर जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है और आपका कंडक्शन बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस हो जाता है। ओके, तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा है एक्टिव रीजन का, IC इक्वल टू बीटा IB, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक न्यूमेरिकल है। पूछा है फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 40 एंड IB इक्वल टू 25 माइक्रो एम्पियर द वैल्यू ऑफ IE इज, ठीक है। तो IE की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इसमें रिलेशन कैलकुलेट कर ले कि रिलेशन क्या होता है बीटा के साथ। तो हम जानते हैं कि बीटा इक्वल टू होता है IC अपॉन IB। ओके, अब यहाँ पे अगर हम IC कैलकुलेट कर लें तो IC इक्वल टू हो जाएगा, क्या दिया है बीटा की, IC इक्वल टू क्या होगा, बीटा इंटू IB होगा। अब IB की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू 40 इंटू IB 25 माइक्रो एम्पियर है, उसको एम्पियर में बदलेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁶। अब ये तो काफ़ी ईजी है चेंज करना, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁶। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 1000 आएगा, ठीक है। ये किस में, एम्पियर में है। इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व कर दें तो हम इसको अगर मिली एम्पियर में कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर होता है। आपको एक और फॉर्मूला पता है, IE इक्वल टू IC प्लस IB। ओके, अब यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिए। IC क्या निकाले हैं, 1000 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर में, प्लस IB क्या है 25 इंटू 10⁻⁶, इसको भी एम्पियर में है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दिए तो 1025 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर आएगा, ठीक है। अगर इसको मिली एम्पियर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.025 मिली एम्पियर। अब देख लीजिए ये आंसर आपका है कि नहीं। ऑप्शन है 1 मिली एम्पियर, नहीं ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है 0.9, नहीं। ऑप्शन सी क्या है 1.025 मिली एम्पियर, और डी क्या है ननहमददी। तो हमारा तो आंसर ही आया 1.025 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द क्वेश्चन नंबर 6, द सिंबल इज रिप्रेजेंट। ये किसका सिंबल है, तो ये सिंबल ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखिए तो ऐसे, और यहाँ से ऐसे एरो बाहर की साइड है। तो ऐसा सिंबल किसका होता है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, LED का यही सिंबल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाई LED डिपेंड्स ऑन। अच्छा, पूछ रहा है जो LED से लाइट इमिट होती है, कलर वाली लाइट इमिट होती है, वो किस पे डिपेंड करती है। इट्स फॉरवर्ड वोल्टेज, नो। इट्स रिवर्स वोल्टेज, नो। स्ट्रेंथ ऑफ फॉरवर्ड करंट, नो। द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड, यस, यही इसका करेक्ट आंसर है। जैसा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है जिस टाइप का, उसी पर डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा इमिट होगा। तो 7th का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो आपको पता है कि जो एक्चुअल कलर LED का होता है वो डिटरमाइन किया जाता है वेवलेंथ से, ठीक है। LED के जो कलर को हम वेवलेंथ से डिटरमाइन करते हैं, ठीक। अब वेवलेंथ से डिटरमाइन करने का मतलब है कि हमको उस कलर की ये पता हो कि वो कौन से मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल से वो बना है, ठीक है ना। जो वो LED मटेरियल बना है वो किस मटेरियल से बना है। तो इट मीन्स कि घूम फिर के तो हम उसी पे आ गए, किसके, वेवलेंथ से रिलेट करके हम सेमीकंडक्टर मटेरियल पे पहुंच गए। तो मेन तो रीजन यहाँ पे आंसर में अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल दिया है तो जाहिर सी बात है हमको सेमीकंडक्टर मटेरियल का पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का है। फिर हम उससे उसका वेवलेंथ देख लेंगे कि उसकी वेवलेंथ क्या है, और पता चल जाए कि उस वेवलेंथ में कौन सी लाइट इमिट होती है। ओके, तो 7th का ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है,
करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, द विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पूछा है कि जो विथ होती है डिप्लेशन लेयर वाली विथ, वो पीएन जंक्शन डायोड में कैसी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है डिक्रीज विथ लाइट डोपिंग, नो। इंक्रीज विथ हाई डोपिंग, नो। इंक्रीज विथ रिवर्स बायस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही नहीं है, डोपिंग भी नहीं। रिवर्स बायस इंक्रीज करता है, इंक्रीज विथ रिवर्स बायस। जो डिप्लीशन, जैसे जैसे हम रिवर्स बायस में जाते हैं वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करने लगता है पीएन जंक्शन। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम फिर कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल के, वहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट होगी वहाँ से डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ एमसीक्यू है इसलिए हम थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब सबको पता है कि जाहिर सी बात है रिवर्स बायस तभी होगा जब डिप्लीशन लेयर क्या होती है? इंक्रीज करने लगती है। तो 8th का ऑप्शन नंबर सी क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, सुपरपोजिशन, ये नेटवर्क से रिलेटेड है। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू दोज सर्किट हुज एलिमेंट आर। ये तो सबसे इजी है कि सुपरपोजिशन थ्योरम ही एक तरह से पूछ दिया है। तो नॉन लीनियर, लीनियर, पैसिव, रेसिस्टिव। तो सुपरपोजिशन थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब सर्किट कैसी हो? लीनियर हो। 9th का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। सर्किट लीनियर हो, एक्टिव हो, बाइलेटरल नेटवर्क होती है तभी हम, और मोर देन वन सोर्स होती है तभी वहाँ पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। लीनियर हो और क्या क्या लिख दें? और क्या होती है? एक्टिव होती है, बाइलेटरल होती है। ये भी सब आंसर हैं इसके, अगर आपको जानना है तो। बाइलेटरल नेटवर्क में आता है, ठीक है, एंड मोर देन वन सोर्स होती है। ओके, वहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द करेंट इन अ एलसीआर सर्किट इज ऑसिलेटरी। एलसीआर सर्किट में जो करंट है वो ऑसिलेटरी किस सिचुएशन में होती है, किस कंडीशन में होती है? तो आपका इसका आंसर, इसमें 3 सिचुएशन होती है। पहला एक होती है, आपको याद होगा, ओवर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड एंड एक अंडर डैम्ड, जिसको हम लोग ऑसिलेटरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे वही ऑसिलेटरी मीन्स किसको पूछा है? अंडर डैम्ड को, अंडर डैम्ड कंडीशन। और अंडर डैम्ड कंडीशन क्या, वो आपको भी याद रहना चाहिए। 10th का बी ऑप्शन सही है। R/12 का होल स्क्वायर लेस देन 1/LC, यही अंडर डैम्ड की कंडीशन होती है। ठीक है, डेरिवेशन में ये आता है तो वहाँ पे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया है आपका, तो 10th का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड एट 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विल बी। अच्छा, ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस पूछा है। अगर कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड है और फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है तो क्या होगी? ठीक है, तो ये तो एक मैथमेटिकल वो हो गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 माइक्रोफैरेड जो दिया है उसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁶ फैरेड। ओके, ये 11th क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज जो दिया है इसको भी चेंज कीजिए तो 1000 हर्ट्ज लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब फार्मूला होता है रिएक्टेंस का XC = 2πfc। ओके, बस अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? XC = 1/2π × 1000 × 1 × 10⁻⁶। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो सॉल्व करने क्या आएगा? 1/2π। थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा भी गलत हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। ये आया, इसको सॉल्व करने, इसको जस्ट ऊपर कर लीजिए तो 10⁻³ पाई की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1.59.155, ऐसे ये अप्रॉक्स जाएगा। ठीक है, इसको ओम कर लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए ये आंसर आपका कहीं मैच कर रहा है तो पहला ही ऑप्शन, 11th का पहला ऑप्शन देखिए 159.2, तो 1 पॉइंट के बाद 155, इसको अप्रॉक्स करेंगे तो 2 आ ही जाएगा। तो 11th का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी न्यूमेरिकल है। अ कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरेड इंडक्टेंस ऑफ 0.2025 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी। क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले जो जो दिया उसको लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन यहाँ दे रहे हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा आपका, पहले देखिए सी दिया है 50 माइक्रोफैरेड, ओके, तो इसको फैरेड में बदल लीजिए, 50 इंटू 10⁻6 फैरेड हो जाएगा। एल दिया है आपका 0.2025, ये क्या है, हर्ट्स में हो गया, ठीक। अब फॉर्मूला होता है FR इक्वल टू 1/2π√LC। बस अब इसमें सारी वैल्यू आप पुट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा 2π √में 0.2025 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वैसे तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, हम अगर ये दे दिए, लेकिन चूंकि मुझे सोल्यूशन बताना है इसलिए हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻⁻5, ठीक है। अब इसमें वैल्यू सारी रख दीजिए, तो 1 इसका रूट निकालिए 2 इंटू पाई इंटू 0.0031819 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 50.017 हर्ट्ज, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपका ये वैल्यू कहीं आ रही है क्या इसमें, 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, देखिए तो 12 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज। पॉइंट के बाद ही वैल्यू को छोड़ दिया है तो 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन एक बार चेक किया हुआ है, तब मैं यहाँ कर रही हूँ। आपको जब करना होगा तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने भी किया तो टाइम लगा है, ठीक है। तो अगर मैं यहीं डायरेक्ट करने लगूँ सोल्यूशन तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ध्यान से कैलकुलेशन किया कीजिए, ओके, नहीं तो थोड़े का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन। पूछा है कि जो ट्रांजिस्टर का बीटा होता है उसका करंट गेन कितना होता है। तो ये जनरल याद रखने वाली भी चीज़ है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताते हैं कि वैसे तो रेंज इसकी 50 से अबव होती है और 500 के अंदर होती है, लेकिन चूंकि यहाँ ये आंसर ऐसा दिया नहीं है तो हम क्या लिखे, 1 के रेंज में पूछा है तो हम हमेशा लिखेंगे मोर देन 1। तो 13 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लोकेशन ऑफ क्यू ऑन ट्रांजिस्टर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर AB एम्पलीफायर इज। पूछा है कि AB एम्पलीफायर में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है वहां पे क्यू पॉइंट की लोकेशन कहाँ होती है। आपको अगर हम हल्का सा डायग्राम दिखा दें छोटा सा, तो आपको याद आ जाएगा कि कैसा होता है। ये आपको याद आ रहा होगा, कुछ ऐसा होता है, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे ऐसे डायग्राम बनता है इसका, शायद आपको याद आ रहा होगा। और याद कीजिए, कुछ ऐसे वायर होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्यू पॉइंट। डिटेल लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, क्यू पॉइंट। और यही जो क्यू पॉइंट होता है यही क्या कहलाता है, एक्टिव रीजन कहा जाता है। तो क्यू पॉइंट किस रीजन में होता है, एक्टिव रीजन में। ये जो रीजन होता है वो कट ऑफ रीजन होता है, कट ऑफ रीजन होता है। और यहाँ पे जो रीजन होता है उसको हम लोग सैचुरेटेड रीजन कहते हैं, ठीक, रीजन कहते हैं। तो क्यू पॉइंट कहाँ होता है, एक्टिव रीजन में होता है। ये IC होता है आपका मिली एम्पियर में, और ये क्या होता है, VCE की लाइन होती है, ठीक है, ये जो लाइन होती है, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, एक्टिव रीजन दिया है, यस, ऑप्शन सी देखिए, 14 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड बायस ट्रांजिस्टर सर्किट। पूछा है स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स्ड बायस ट्रांजिस्टर सर्किट की कितनी होती है। तो ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ हम डायरेक्ट बताते हैं, ऑप्शन बी इसका सही है, β+1 होती है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन अ ट्रांजिस्टर इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.9 द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी। ठीक है, ये भी मैथमेटिकल है, तो पहले अल्फा और बीटा का रिलेशन निकाल लीजिए। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.9 1 माइनस 0.9 क्या हो जाएगा, 0.9 अपॉन 0.1 इक्वल टू 9, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए आंसर 9 दिया है कहीं, यस, ऑप्शन सी देखिए करेक्ट आंसर होगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ CRO कैन डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करता है, AC सिग्नल ओनली, DC सिग्नल ओनली, बोथ AC एंड DC सिग्नल, टाइम इनवेरिएंट सिग्नल। नो, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। आपको CRO का जब आप थियरी पढ़े होंगे तो वहाँ जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि जो CRO होता है वो बोथ AC एंड DC सिग्नल दोनों के लिए डिस्प्ले करता है, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो गया, सी ऑप्शन सही है। और
ये किस लिए और यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीक टू पीक वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू एंड ड्यूटी साइकिल। इन सभी के लिए हम सीआरओ का यूज करते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। और वैसे सीआरओ डिस्प्ले क्या करता है? बोथ एसी एंड डीसी सिग्नल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ये तो इफिशियंसी हम लोग याद रखते हैं, तो अगर आपको याद हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी होती है? इसका ऑप्शन क्या हो? 40, 81, 48, 20, 40.60 इसका करेक्ट आंसर होता है। 18 का ए ऑप्शन सही है। अगर आपको इसको जानना है कैसे निकाला जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 4/π²। इसमें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के तो 14.6% ही आता है, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पूछा है अ ट्रांजिस्टर इज इसेंशियली अ वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस। सेकेंड ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस ऑपरेटेड डिवाइस, थर्ड दिया करंट ऑपरेटेड डिवाइस और लास्ट दिया पावर ऑपरेटेड डिवाइस। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर आपका वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होता है। ओके, इसकी थ्योरी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पेपर कहीं थ्योरी वाले हो रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप थ्योरी पढ़ लीजिए। एमसीक्यू हो रहे हैं तो एमसीक्यू भी उस थ्योरी को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आ जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम एमसीक्यू मॉडल पेपर भी आपको धीरे धीरे सॉल्व कराएंगे, लेकिन मैंने सोचा पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर दें, फिर मॉडल पेपर भी सॉल्व करा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है 21 से वो पार्ट 2 में आएंगे, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्रांजिस्टर एंड इमीटर बेस्ड जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस, ग्राउंडेड, फॉरवर्ड बायस, अनबायस्ड। तो ट्रांजिस्टर एंड इमीटर बेस्ड जंक्शन में ऑलवेज ज़्यादा इमीटर और बेस जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे वो फॉरवर्ड बायस जाता है। ओके, तो ऑप्शन 20 का कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी, ठीक है। इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन को प्लेलिस्ट में जाके आप सेमीकंडक्टर के पोर्शन में पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये आपका 1 से 20 तक के एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व कर दिए गए हैं। ओके, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डीडीयू के हमने अपलोड किए, उसे भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फीडबैक हैं हमारे चैनल के लिए वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो आपको लगता है कि इतने वीडियो अपलोड होने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा अलग अपलोड करना है, उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन से टॉपिक किस टाइप के वीडियो मैं अपलोड करूं, ताकि आपको काफ़ी इजी हो अपने सेमेस्टर को पास आउट करने में या अपने सेमेस्टर में टॉप करने में, जैसा भी आप सोच के रखे हों। ओके, और अगर आपको हमें फॉलो करना है तो आप हमें टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन कहीं पे भी दे सकते हैं। जहाँ से भी आपको हमारा ये चैनल दिखता है आप वहाँ से हमें कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक आता है उस पर हम ज़रूर सोचेंगे। अगर कुछ अच्छा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, जल्द ही नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय।